विभिन्न पदाधिकारियों का मासिक वेतन। तो विभिन्न पदाधिकारियों का मासिक वेतन कितना है? जैसे राष्ट्रपति का जो मासिक वेतन है कितना है? तो 5 लाख है। राष्ट्रपति का मासिक वेतन कहेगा कितना है? तो 5 लाख है। उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? तो 4 लाख है। उसी प्रकार से लोकसभा अध्यक्ष की बात करेंगे तो इनका भी 4 लाख है। और राज्यपाल की बात करेंगे तो 3.5 लाख है। राज्यपाल का मासिक वेतन कितना है? 3.5 लाख। और मुख्य चुनाव आयुक्त का जो मासिक वेतन है 2.5 लाख है। तो जरूर याद रखिएगा, राष्ट्रपति का कहेगा तो 5 लाख, उपराष्ट्रपति का 4 लाख, लोकसभा अध्यक्ष का यानी कि उपराष्ट्रपति और लोकसभा का अध्यक्ष का दोनों का 4 लाख है। और राज्यपाल की बात करेगा तो 3.5 लाख है। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त का 2.5 लाख जरूर याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, करा है भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन एवं पेंशन का उल्लेख किसमें है? तो द्वितीय अनुसूची में। किस अनुसूची में वर्णित है? द्वितीय अनुसूची में ये वर्णित है। और तीसरे अनुसूची की बात करेंगे तो विभिन्न पदाधिकारियों के द्वारा ली गई शपथ का उल्लेख है। यानी कि कहेगा कि शपथ का वर्णन कैमे अनुसूची में? तो तीसरे अनुसूची में। शपथ का वर्णन तीसरे अनुसूची में। और यानी कि वेतन एवं पेंशन का जो उल्लेख है द्वितीय में। पहले वेतन भत्ता का उल्लेख द्वितीय अनुसूची में, उसके बाद शपथ लेगा किसमें? तृतीय अनुसूची में। उसके बाद बात करेंगे विभिन्न राज्य एवं संघ यानी कि संघ क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का उल्लेख है कैमे? चौथी अनुसूची में। यानी कि कह सकते हैं कि राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है जो चौथी अनुसूची में है। इसके बाद हम बात करते हैं तो यानी कि 5वीं अनुसूची में किसका वर्णन है? तो ध्यान दीजिएगा, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख है 5वीं अनुसूची में। 6ठी अनुसूची में किसका वर्णन है? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख किया गया है किसमें? 6ठी अनुसूची में, याद रखिएगा। 7वीं अनुसूची की बात करेंगे तो इसमें 3 गो सूची का वर्णन किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख 7वीं में किया गया है, याद रखिएगा। और संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय है, पहले 97 था। राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय है, पहले 66 विषय था। समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय है, पहले 47 विषय था। तो इसका तीनों सूची का वर्णन 7वीं अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं। तो कहेगा जी कि भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किसमें किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में। भारत की 22 भाषाओं का जो उल्लेख किया गया है 8वीं अनुसूची में किया गया है, याद रखिएगा। और ध्यान दीजिएगा, पहले मूल संविधान में 14 भाषा था। 14 भाषा था मूल संविधान में। 15वां भाषा को जोड़ा गया था सिंधी को, यानी कि 21वां संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया था। तो 15 भाषा हुआ। उसके बाद फिर 3 भाषा को और जोड़ा गया। याद रखने के लिए याद रखिएगा, नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। उसके बाद 18 भाषा हो गया। उसके बाद 4 भाषा और जोड़ा गया। 4 भाषा जो जोड़ा गया था, याद रखिएगा, BDSM, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली को जोड़ा गया था। 92वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया था। तो अभी वर्तमान में 22 भाषा देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है जी कि राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किसमें किया गया है? 9वीं अनुसूची में किया गया है। कैमे में? 9वीं में किया गया है, याद रखिएगा। और कहेगा दल बदल से संबंधित प्रावधान का जो उल्लेख किया गया है 10वीं में किया गया है। कैमे में? 10वीं में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने का हेतु
29 विषय प्रदान किया गया है। और किसमें? तो 11वीं अनुसूची में और अनुच्छेद 243 के जी में। पंचायती राज व्यवस्थाओं को यानी कि पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए कहेगा कितना विषय? तो 29 विषय याद रखिएगा 11वीं अनुसूची में और अनुच्छेद 243 के जी। लेकिन यही शहरी का कह देगा शहरी के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय, शहरी के लिए 18 विषय और पंचायती राज के लिए 29 विषय याद रखिएगा। और इसमें जो किया गया है 12वीं अनुसूची में और इसमें अनुच्छेद 243 के डब्लू। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इनकी विभिन्न भारत के विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ एवं त्याग पत्र। तो देखिए राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएंगे? मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे। राष्ट्रपति का शपथ जो दिलाएंगे मुख्य न्यायाधीश। लेकिन राष्ट्रपति जो हैं अपना त्याग पत्र किसे देंगे? तो निचला को देंगे यानी कि उपराष्ट्रपति को देंगे। उसी प्रकार से उपराष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाएंगे? तो उपराष्ट्रपति का शपथ राष्ट्रपति दिला देंगे। और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देंगे? तो याद रखिएगा उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देंगे, बिल्कुल एक दूसरे को। उसके बाद प्रधानमंत्री का शपथ कौन दिलाएंगे? तो राष्ट्रपति दिलाएंगे। प्रधानमंत्री का शपथ राष्ट्रपति दिलाएंगे, जबकि प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र किसे देंगे? राष्ट्रपति को ही देंगे। उसी प्रकार से मुख्य न्यायाधीश का शपथ भी कौन दिलाएंगे? राष्ट्रपति दिलाएंगे। और मुख्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे देंगे? राष्ट्रपति को ही देंगे। उसी प्रकार से राज्य के मुख्य यानी कि न्यायाधीश इनको शपथ दिलाएंगे। राज्यपाल के शपथ कौन दिलाएंगे? तो राज्य के मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे। और राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देंगे? तो राष्ट्रपति को देंगे, याद रखिएगा। और बात करेंगे मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो मुख्यमंत्री का जो शपथ दिलाएंगे राज्यपाल दिलाएंगे, जबकि मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देंगे? तो राज्यपाल को ही देंगे, बिल्कुल शपथ भी और त्यागपत्र राज्यपाल को ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम बात करेंगे कि भारतीय संविधान का कहाँ से स्रोत है यानी कहाँ से लिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, कहेगा क्वेश्चन में कि प्रस्तावना किस देश के संविधान से लिया गया है? तो याद रखिएगा अमेरिका के संविधान से। प्रस्तावना बोलेगा किस देश के संविधान से? तो अमेरिका के। लेकिन यही कहेगा प्रस्तावना की भाषा कहेगा तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। प्रस्तावना की भाषा बोलेगा तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। लेकिन प्रस्तावना बोलेगा तो अमेरिका के संविधान से। एकल नागरिकता जो लिया गया है भारत में ब्रिटेन के संविधान से। उसी प्रकार से मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से? अमेरिका। अ से अधिकार अ से अमेरिका। मौलिक अधिकार जो लिया गया है अमेरिका के संविधान से। उसी प्रकार से विधि निर्माण की प्रक्रिया, ध्यान दीजिएगा, विधि निर्माण की प्रक्रिया कहाँ से? ब्रिटेन के संविधान से। विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन के संविधान से। संसद का संयुक्त अधिवेशन किस देश के संविधान से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। संसद के संयुक्त अधिवेशन किस देश के संविधान से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, याद रखिएगा। उसी प्रकार से कह रहा है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहाँ से लिया गया है? तो ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। विधि का शासन कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद कहेगा कि न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। उसके बाद कहेगा केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन जो लिया गया है कहाँ से लिया गया है? तो ये जो लिया गया है कहाँ से? सिंपल क्वेश्चन है, कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा क्वेश्चन में कि संविधान का सर्वोच्चता कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। संसदनात्मक शासन प्रणाली ये लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। उसके बाद राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है ये भी कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। वित्तीय आपात कहेगा तो ये भी अमेरिका से। वित्तीय आपात कहेगा तो अमेरिका से लिया गया है। लेकिन
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। संघात्मक विशेषता कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। उसी प्रकार से राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था कहाँ से? निर्वाचक मंडल की व्यवस्था आयरलैंड से। कहाँ से? आयरलैंड से। और कहेगा अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियाँ कहेगा तो कनाडा से। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहेगा तो दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कहेगा क्वेश्चन में कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में यानी कि व्यक्तियों का मनोनयन, राष्ट्रपति द्वारा जो राज्यसभा में मनोनयन किया जाता है, ये भी कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। राष्ट्रपति द्वारा जो राज्यसभा में व्यक्ति का जो मनोनयन किया जाता है, याद रखिएगा, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। लेकिन कहेगा राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया, तो याद रखिएगा कनाडा के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। और कहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा क्वेश्चन में कि आप आपातकाल की व्यवस्था, आपातकाल जर्मनी से, मौलिक कर्तव्य रूस से, कहेगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहेगा तो जापान से, लेकिन कहेगा क्वेश्चन की विधि स्थापित प्रक्रिया ब्रिटेन से। दोबारा लगा देगा ना तो जापान मारिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में जी कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष थे फजल अली थे। कौन थे? फजल अली थे। और जो सदस्य थे कौन कौन थे? तो हृदयनाथ कुंजरू थे एवं के.एम. पनिकर थे। कहेगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष फजल अली थे। और सदस्य कौन कौन थे? तो हृदयनाथ कुंजरू एवं के.एम. पनिकर थे। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिएगा जी, कहेगा कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? तो ध्यान दीजिएगा 1956 में पारित किया गया। लेकिन कहेगा भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला भारत का राज्य था तो आंध्र प्रदेश था। कौन था? आंध्र प्रदेश था। और भारत में कुल क्षेत्रीय परिषद की संख्या बोलेगा तो 5 है। भारत में क्षेत्रीय परिषद की कुल संख्या कितना है? 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। करा है क्वेश्चन में कि भारत के संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा था। किसने कहा था? के.एम. मुंशी कहा था। भारतीय संविधान के प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा था किसने? तो याद रखिएगा, यानी कि कौन कहा था? के.एम. मुंशी कहा था। किसने कहा था? के.एम. मुंशी कहा था। याद रखिएगा। कहेगा क्वेश्चन में कि किस बाद में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना था? तो याद रखिएगा, थोड़ा कट गया है, याद रखिएगा, बेरूबाद में कहा था। बेरूबाद में यानी कि प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना है। बेरूबाद में संविधान का यानी कि कहेगा क्वेश्चन में किस बात में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना है? तो बेरूबाद में नहीं माना है। जबकि प्रस्तावना को संविधान का भाग माना है तो याद रखिएगा केशवानंद भारती माना है। याद रखिएगा, नहीं माना है, बेरूबाद नहीं माना है 1960। और कहेगा कि प्रस्तावना को संविधान का भाग माना है किस में? तो याद रखिएगा केशवानंद भारती 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन बोलेगा जी, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में जो शब्द जोड़ा गया था, क्या क्या जोड़ा गया था? तो याद रखिएगा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया था। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया था। क्वेश्चन बोलेगा जी, संविधान के प्रस्तावना के कितने प्रकार का न्याय और कितने प्रकार का स्वतंत्रता का वर्णन है? तो याद रखिएगा न्याय जो वर्णन है 3 प्रकार का, जबकि स्वतंत्रता वर्णन है 5 प्रकार का। न्याय 3, स्वतंत्रता 5 प्रकार का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि भारतीय संविधान का निर्माण किया गया तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था।
क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान सभा का निर्माण हेतु जुलाई 1946 में चुनाव कराया गया था, तो बिल्कुल सभी जानते हैं। क्वेश्चन बोलेगा कि संविधान के निर्माण हेतु इन चुनाव कब करवाया गया था, तो जो याद रखिएगा जुलाई 1946 में कराया गया था। कहेगा क्वेश्चन में कि संविधान सभा के जो सदस्य की कुल संख्या था कितना, तो याद रखिएगा 389 था, जिसमें 292 था ब्रिटिश फ्रांस से, 292 था ब्रिटिश फ्रांस से, और 4 गो कमिश्नरी था, और उसके बाद कमिश्नरी क्षेत्र था, और तथा 93 क्या था, देसी रियासत था, 93 देसी रियासत। हो सकता है पूछेगा कि 4 कमिश्नरी में कौन कौन था, तो याद रखिएगा 4 कमिश्नरी में जो था ना, दिल्ली था, अजमेर था, कुर्ग था और बलूचिस्तान था, ये 4 कमिश्नरी था। उसके बाद बोल रहा है जी कि संविधान सभा के पहली बैठक कब हुआ, तो 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछेगा जी, क्वेश्चन पूछ सकता है कि संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा को चुन लिया गया था। दिल्ली के काउंसिल चैम्बर में सबसे बुजुर्ग यही थे, तो इनको अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था, ये भी बिहार ही के हैं। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। अस्थायी अध्यक्ष किन्हें, तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कहता है संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितना था, तो याद रखिएगा 15 थी, महिला सदस्यों की संख्या 15 थे। जिसमें पूछता है कि एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी, तो याद रखिएगा बेगम एजाज रसूल यानी कि एकमात्र मुस्लिम महिला थी, बेगम एजाज रसूल मुस्लिम महिला थी, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछेगा जी कि संविधान सभा के समक्ष यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश कब किया, तो याद रखिएगा पेश किए थे 13 दिसंबर 1946 में, यानी कि 13 दिसंबर 1946 को पेश किए थे। लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछता है, क्वेश्चन आपसे पूछेगा जी कि उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कब किया गया, तो याद रखिएगा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया था, 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया था, 22 जनवरी 1947 को। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा जी, क्वेश्चन बोलेगा कि 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसमें सदस्यों की संख्या 7 था। कहेगा क्वेश्चन में कि प्रारूप समिति का गठन यानी कि कब किया गया था, तो 29 अगस्त 1947 को। कहेगा सदस्यों की संख्या कितना थे, तो याद रखिएगा 7 थी। हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रारूप समिति में अध्यक्ष कौन थे, तो बी आर अम्बेडकर थे। कौन थे, बी आर अम्बेडकर थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कहेगा क्वेश्चन में कि भारतीय संविधान को यानी कि संविधान द्वारा कब पारित किया गया, तो याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया। कहेगा क्वेश्चन में कि भारत के मूल संविधान में कितना भाग था, तो याद रखिएगा भाग 22 था। अनुच्छेद कितना, तो 395। कहेगा अनुसूची कितना, तो याद रखिएगा 8 अनुसूची थी मूल संविधान में। जबकि वर्तमान की बात करेंगे तो अनुसूची की संख्या कितना है, 12 है। अनुसूची की संख्या 12 है, याद रखिएगा, और भाग की संख्या 25 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है संविधान सभा के अंतिम बैठक कब हुआ, तो 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ। लेकिन क्वेश्चन बोलेगा जी भारत के लिए अलग संविधान सभा का गठन हेतु संविधान सभा का सबसे पहले विचार दिया था किसने, तो याद रखिएगा स्वराज पार्टी ने 1924 को दिया था। क्वेश्चन पूछेगा भारत के लिए अलग संविधान सभा के गठन हेतु संविधान सभा का सबसे पहले विचार किसने दिया, तो याद रखिएगा स्वराज पार्टी 1924 में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपको बोलना है यानी कि भारतीय संविधान के निर्माण हेतु बनी यानी कि समितियां एवं उसके अध्यक्ष, तो संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति के कहेगा तो ये भी जवाहरलाल नेहरू। लेकिन कहेगा संचालन समिति के कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष कहेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन कहेगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो बी आर अम्बेडकर। कहेगा प्रांतीय संविधान समिति के तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
हाँ, क्वेश्चन आपसे पूछेगा जी, कहेगा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत भारत यानी किस में किया गया, तो याद रखिएगा 1892 का भारत परिषद अधिनियम के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत करेगा, तो 1892 का भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछेगा जी कि बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी प्रश्न पूछने की शक्ति दिया गया किसमें, तो इसी में दिया गया 1892 के भारत परिषद अधिनियम में। कहेगा बजट पर बहस तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने का शक्ति किसमें दिया गया, तो 1892 में ही दिया गया था, याद रखिएगा 1892 का भारत परिषद अधिनियम में। क्वेश्चन पूछेगा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा क्वेश्चन में कि मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया था किसमें, तो याद रखिएगा 1909 का भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत यानी कि 1909 में यानी कि मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिएगा, क्वेश्चन आपसे बोलेगा, कहेगा क्वेश्चन में कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है, तो 1909 के भारत परिषद अधिनियम को जाना जाता है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। कहेगा क्वेश्चन में जी कि सांप्रदायिक निर्वाचक के जनक किन्हें कहा जाता है, तो याद रखिएगा लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है, सांप्रदायिक निर्वाचक के जनक लॉर्ड मिंटो को। लेकिन कहेगा क्वेश्चन में कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा किस अधिनियम के अंतर्गत सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय के कार्यपालिका परिषद के पहले भारतीय सदस्य बने थे, तो इसी के द्वारा बने थे 1909 के भारत परिषद अधिनियम। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो वायसराय के कार्यपालिका परिषद के जो पहले भारतीय सदस्य बने थे 1909 के ही द्वारा बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिएगा, क्वेश्चन पूछेगा जी कि केंद्र में द्विसदनात्मक की बात करेगा, विधायिका की स्थापना तो 1919, केंद्र में द्विसदनात्मक कहेगा तो 1919 के द्वारा यानी कि 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। लेकिन कहेगा क्वेश्चन में कि किस अधिनियम के द्वारा भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया था, तो इसी के द्वारा किया गया था 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा, याद रखिएगा। लेकिन कहेगा क्वेश्चन में कि किस अधिनियम के द्वारा संप्रदाय के आधार पर सिखों, अंगल भारतीय और ईसाइयों और यूरोपियों के लिए निर्वाचन का सिद्धांत के स्वीकार किया गया था, तो 1919 में यानी कि 1919 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा सिख, अंगल भारतीयों, ईसाइयों, यूरोपियों के लिए निर्वाचन का यानी कि सिद्धांत को स्वीकार किया गया था 1919, लेकिन मुस्लिम का किया गया था 1909 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कहेगा क्वेश्चन में जी, क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है, कहेगा क्वेश्चन में कि पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया, केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया किसमें, तो 1919 वाला में किया गया, किसमें 1919 में। कहेगा क्वेश्चन में कि किस अधिनियम के अंतर्गत वैधानिक आयोग का गठन किया गया, तो 1919 में किया गया था। उसके बाद कहेगा क्वेश्चन में कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है, तो 1919 को ही जाना जाता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना किसमें किया गया था, तो भारत शासन अधिनियम 1935 में यानी कि 1935 का भारत शासन अधिनियम में किया गया था केंद्रों में द्वैध शासन। जबकि प्रांतों में द्वैध शासन कहेगा ना, प्रांतों में द्वैध शासन तो याद रखिएगा 1919 में किया गया था, लेकिन केंद्र में द्वैध शासन 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा क्वेश्चन में कि प्रांतों से द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया, प्रांतों से द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया किससे, इसी से द्वारा समाप्त किया गया 1935 के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। जबकि प्रांत में द्वैध शासन व्यवस्था था 1919 में, समाप्त कर दिया 1935 के द्वारा। कहेगा क्वेश्चन में कि बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था किस अधिनियम के द्वारा, तो भाषण यानी कि 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा, और अलग कब किया था 1937 में किया था। उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा जी कि किस अधिनियम के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किया गया था, तो 1935 के ही द्वारा किया गया था, याद रखिएगा।
और भारतीय रिजर्व बैंक के जो स्थापना हुआ था यंग हिल्टन कमीशन के सिफारिश पर हुआ था। कहेगा क्वेश्चन में जी कि 1935 के अधिनियम के बारे में कटाक्ष कहते हुए जवाहरलाल नेहरू क्या कहा था यानी कि 1935 के अधिनियम को, तो इसने कहे थे कि गुलामी का अधिकार पत्र। कहेगा क्वेश्चन में कि गुलामी का अधिकार पत्र 1935 के अधिनियम को किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू। हो सकता है पूछेगा, क्वेश्चन पूछ सकता है जी कि गुलामी का अधिकार पत्र जवाहरलाल नेहरू ने किस अधिनियम को कहा था? तो याद रखिएगा 1935 के अधिनियम को। और 1935 के अधिनियम को एक और बात बोले थे, ये कहे थे कि एक कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। 1935 के अधिनियम को कहे थे जवाहरलाल नेहरू। कई बार क्वेश्चन पूछा है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। कहेगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को प्रस्तावित किया गया था कब? तो याद रखिएगा 4 जुलाई 1947 को। कब? 4 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत धाराएं की संख्या, तो याद रखिएगा धारा कितना? 20 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में कि रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम को पारित किया गया था, तो याद रखिएगा 1773 में। 1773 में क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि बंगाल के गवर्नर जनरल यानी कि बंगाल का गवर्नर को, पहले बंगाल का गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया किसमें? तो 1773 में दिया गया था। किसमें? 1773 में। कहेगा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया 1773 में ही दिया गया था। लेकिन क्वेश्चन कहेगा कि बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कह देगा तो 1833 में दिया गया था, जबकि बंगाल का गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया, याद रखिएगा 1773 में दिया गया था, 1773 के अधिनियम में। कहेगा क्वेश्चन में जी कि कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के जो स्थापना हुआ था किस अधिनियम के द्वारा? तो याद रखिएगा 1773 के अधिनियम के द्वारा 1774 में हुआ था, याद रखिएगा कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के। और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश था सर एलिजा एम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश था। कितने अन्य न्यायाधीश? 3 अन्य न्यायाधीश था, यानी कि हाइड, चेम्बस्टर और लिमेस्टर था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कहेगा क्वेश्चन में कि किस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार ब्रिटिश कंपनी के प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिला था? तो इसी के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में ही मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि पेट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? तो 1784 ईस्वी में। पेट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? 1784 में। कहेगा क्वेश्चन में जी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन किस अधिनियम में किया गया था? तो 1784 के पेट्स इंडिया एक्ट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को स्थापित किया गया था किस अधिनियम में? तो पेट्स इंडिया एक्ट 1784। लेकिन इसी का जो समाप्त किया था ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को 1858 में समाप्त किया था, ये भी याद रखिएगा। लेकिन कहेगा क्वेश्चन में कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन तो इसी में किया गया था, यानी कि पेट्स इंडिया एक्ट 1784। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा क्वेश्चन में कि ब्रिटिश कंपनी के अधिकार पत्र 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था किसमें? तो इसी में बढ़ाया गया था 1813 का चार्टर अधिनियम के अंतर्गत, इसी में बढ़ाया गया था। कहेगा क्वेश्चन में कि भारत की कंपनी के साथ व्यापारी के एकाधिकार को छीन लिया गया, परंतु चीन तथा पूर्वी देशों के साथ चाय का जो व्यापार था एकाधिकार प्राप्त रहा, तो 1813 में प्राप्त रहा था, याद रखिएगा। जबकि चीन यानी कि चाय का जो व्यापार था एकाधिकार को पूरा तरीका से समाप्त कर दिया था 1833 में। लेकिन यही 1813 में क्या था कि चीन और पूर्वी देशों के साथ चाय का व्यापार एकाधिकार प्राप्त रहा था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे जी तो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। और कहेगा क्वेश्चन में कि किस अधिनियम के द्वारा ईसाई मिशनरीज को भारत आने की अनुमति दिया गया था? तो इसी के द्वारा दिया गया था 1813, यानी कि 1800 किसके द्वारा? 1813 के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? 1813 के द्वारा दिया गया था। कहेगा क्वेश्चन में कि ब्रिटिश कंपनी के साथ व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः तरीके से समाप्त कर दिया, तो ये पूर्णतः तरीका से समाप्त कर दिया था 1833 के चार्टर अधिनियम से, बिल्कुल।
लेकिन कहेगा क्वेश्चन में कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहे जाने लगा 1833 में, जबकि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जा रहा था 1773 में कहा जा रहा था, जबकि बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल का क्वेश्चन यहाँ पर बोलेगा कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहे लगा 1833 में, लेकिन उसमें कहेगा क्वेश्चन में कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल, तो 1773 में जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कहेगा क्वेश्चन में कि गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया 1833 में किया गया था। किसमें? 1833 में किया गया था। क्वेश्चन आपसे पूछेगा जी कि किस अधिनियम के अंतर्गत लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था? तो इसी में किया गया था 1833 में। कहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा क्वेश्चन में कि भारत में मुगल सम्राट के पद समाप्त किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1858 में। इसमें 3 काम इंपॉर्टेंट हुआ था। कहेगा कि भारत में से मुगल सम्राट के पद को समाप्त किया गया था 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। कहेगा क्वेश्चन में किस अधिनियम के द्वारा भारत का शासन कंपनी से छीनकर ब्रिटिश क्राउन में सौंपा? तो इसी के द्वारा 1858 के द्वारा। और एक और है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को भी समाप्त कर दिया गया था 1858 के, जबकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना किया था पेट्स इंडिया एक्ट 1784 में किया गया था, जबकि समाप्त 1858 में किया था। जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछेगा जी कि भारत में जो सचिव पद का सृजन किया गया था किसमें किया गया था? तो 1858 में किया गया था। उसके बाद बंगाल के यानी कि बंगाल के 2 तरह के क्वेश्चन 3 तरीका के क्वेश्चन पूछेगा। इसमें तो बोलेगा कि भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। किसमें? तो 1858 में। 3 तरीका क्वेश्चन क्या पूछेगा, ध्यान दीजिए। कहेगा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहे जाने लगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। कहेगा क्वेश्चन में कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कर दिया 1833 में। उसके बाद बोलेगा भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल के वायसराय किसमें किया? 1858 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कर रहा है किस अधिनियम के द्वारा लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय एवं अंतिम गवर्नर बने? तो 1858 के ही द्वारा अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कहेगा क्वेश्चन में कि गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति गवर्नर जनरल को यानी कि पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें दिया गया था? तो 1861 का भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत, याद रखेगा। कहेगा क्वेश्चन में जी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया था। औपचारिक रूप से भंग कब कर दिया गया था? तो 1 जनवरी 1874 को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया था। क्वेश्चन पूछेगा तो बताइएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग 1 जनवरी 1874 में कर दिया गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। हम बात करते हैं अब एशिया में स्थित प्रमुख मरुस्थल के। तो एशिया में मरुस्थल कौन कौन है उसके हम बात कर लेते हैं। जैसे में अल नाफूद जो मरुस्थल है सऊदी अरब में। कहाँ? सऊदी अरब में। कहेगा दस्ते लूट कहाँ का मरुस्थल? ईरान में। दस्ते लूट कहेगा तो ईरान में, और दस्ते कभी भी ईरान का ही है। थार कहेगा कहाँ का है? तो थार है जो भारत पाकिस्तान का है। तकला मकान कहेगा तो चीन का। गोबी कहेगा तो मंगोलिया, चीन और मंगोलिया दोनों में क्षेत्र फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि कालाहारी जो मरुस्थल है कहाँ है? तो दक्षिण अफ्रीका में। सहारा कहाँ है? तो याद रखिएगा उत्तरी अफ्रीका में। कहेगा जुराब जो मरुस्थल है कहाँ है? चाड़ में है। कहेगा वायुदा मरुस्थल कहाँ है? तो याद रखिएगा सूडान में है। कहेगा अल जौफ मरुस्थल कहाँ है? तो माली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन
कहेगा क्वेश्चन में कि उत्तरी अमेरिका में स्थित प्रमुख मरुस्थल, तो कहेगा रेड डेजर्ट। रेड डेजर्ट जो कहाँ है, यूएसए में। रेड डेजर्ट कहेगा तो यूएसए में। लेकिन कहेगा क्वेश्चन में कि मोजावे, मोजावे मरुस्थल कहाँ है, तो यूएसए में। कहाँ है, यूएसए में। लेकिन कहेगा क्वेश्चन में कोलोराडो, कोलोराडो जो मरुस्थल है कहाँ है, यूएसए में। क्वेश्चन याद रखिएगा, बोलेगा कि रेड डेजर्ट, मोजावे और कोलोराडो कहाँ है, तो यूएसए में। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि हुआन मरुस्थल जो कहाँ है, तो अमेरिका और यूएसए में है। क्वेश्चन आपसे बोलेगा हुआन है किस देश में, तो यूएसए और मैक्सिको में। उसी प्रकार से कहेगा कि सोनेरन जो मरुस्थल है कहाँ है, तो यूएसए और मैक्सिको में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिएगा, कहेगा क्वेश्चन में कि दक्षिण अमेरिका में स्थित प्रमुख मरुस्थल, तो अटकामा कहाँ है, चिली में है। पेंटागोनिया कहाँ है, तो अर्जेंटीना में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा क्वेश्चन में जी कि क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि गिब्सन जो मरुस्थल है कहाँ है, तो पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में। सैंडी मरुस्थल कहाँ है, तो पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है जो कहाँ है, तो दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में, याद रखिएगा। और आपसे कहेगा क्वेश्चन में कि कौन ऐसा महादेश है, कौन ऐसा महादेश है वहाँ एक भी मरुस्थल नहीं है, तो याद रखिएगा यूरोप में एक भी मरुस्थल नहीं है। और ऑस्ट्रेलिया की बात करेगा तो कहेगा कौन ऐसा महादेश है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा क्वेश्चन में जी कि विश्व के प्रमुख पर्वत, तो अल्पस जो पर्वत है कहाँ, तो मध्य यूरोप में। अल्पस पर्वत कहाँ, तो मध्य यूरोप में। कहेगा क्वेश्चन में कि गोलन की पहाड़ी कहाँ, तो मध्य एशिया में। गोलन की पहाड़ी बोलेगा कहाँ है, तो याद रखिएगा मध्य एशिया में है। लेकिन कहेगा क्वेश्चन में कि एपी, कहेगा क्वेश्चन में कि एपी 9 पर्वत कहाँ है, तो इटली में। कहाँ है, इटली में। लेकिन कहेगा एटलस पर्वत कहाँ है, तो अफ्रीका में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि गर्म हवाएं, विश्व की प्रमुख गर्म हवाएं, तो आयला कहाँ का गर्म हवा है, तो फ्रांस का। आयला फ्रांस का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सुखोवे कहाँ का यानी कि गर्म हवा है, तो रूस और कजाकिस्तान का है। कहाँ का है, रूस और कजाकिस्तान का है। लेकिन कहेगा क्वेश्चन में कि वाग्यो कहाँ का है, तो फिलीपींस द्वीप समूह का है। कहाँ का है, फिलीपींस द्वीप समूह का, याद रखिएगा वाग्यो। लेकिन कहेगा क्वेश्चन में आपसे कि गारिच कहाँ का है, तो दक्षिण पूर्वी ईरान का है। गारिच कहाँ का है, दक्षिण पूर्वी ईरान का है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि साबुन कहाँ का है, साबुन कहाँ का है, तो साबुन ईरान का है। कहाँ का है, साबुन ईरान का है। लेकिन कहेगा बरगस कहाँ का है, तो दक्षिण अफ्रीका का है। लेकिन कहेगा क्वेश्चन में कि ट्राइमोन्टेन कहाँ का है, तो मध्य यूरोप का है। कहाँ का है, मध्य यूरोप का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा क्वेश्चन में कि ठंडी हवा, वो तो गर्म हवा था, ठंडी। मिस्टल कहाँ चलती है ठंडी हवा, तो स्पेन फ्रांस में। बोरा कहेगा कहाँ चलती है, तो एडियाटिक तट पर चलता है। कहेगा नॉर्टिक कहाँ चलेगा, तो अमेरिका में। कहेगा नॉर्दर कहाँ चलेगा, तो अमेरिका में। कहेगा क्वेश्चन में आपसे पूछेगा जी कि क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि यानी कि पैम्पिरो जो कहाँ चलती है ठंडी हवा, तो अर्जेंटीना में। कहेगा पैम्पिरो अर्जेंटीना में। लेकिन कहेगा क्वेश्चन में कि पैपागायो कहाँ चलता है, तो याद रखिएगा मैक्सिको में। पैपागायो कहाँ चलता है, ठंडी हवा है मैक्सिको में। हबूब कहाँ चलेगा, सूडान में। कहेगा क्वेश्चन में आपसे कि यानी कि सिस्टान कहाँ चलता है, तो पूर्वी ईरान में। हबूब कहेगा सूडान में, सिस्टान कहेगा तो पूर्वी ईरान में। लेकिन कहेगा क्वेश्चन में आपसे कि नेवाडोक्स कहाँ चलता है, तो याद रखिएगा इक्वाडोर में। और कहेगा बिली बाब कहेगा तो अलास्का में। अब बिली ऑस्ट्रेलिया में, बिली बाब कहेगा तो अलास्का में, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहेगा जी नील ग्रह यानी कि कह सकते हैं नीला ग्रह। नीला ग्रह किसको कहिएगा, पृथ्वी को। और किसके कारण होता है, जल के उपस्थिति के कारण। नीला ग्रह
किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा पृथ्वी को जल की उपस्थिति के कारण। कहेगा पृथ्वी के सबसे निकट तारा कौन है? तारा कहेगा तो सूर्य है, याद रखिएगा। रात्रि में दिखाई देने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा साइरस है। कहेगा लिब्निटीज पर्वत स्थित है कहाँ? चंद्रमा पर। कहेगा जीवाश्म ग्रह किसके नाम से जाना जाता है? तो चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह। कहेगा पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखाई देता है? 57% दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा क्वेश्चन में कि चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना है? तो 1/81 है। कहेगा क्वेश्चन में कि जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट होता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो सुपरमून कहते हैं। कहेगा जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट होगा तो उस स्थिति को सुपरमून कहेंगे। क्या कहेंगे? सुपरमून कहेंगे। लेकिन कहेगा कि एक माह में 2 पूर्णिमा होगा और दूसरी पूर्णिमा को किस नाम से जाना जाएगा? तो ब्लू मून। याद रखिएगा किस नाम से? ब्लू मून। लेकिन कहेगा क्वेश्चन में कि जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट होगा ना, जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट होगा उस स्थिति को क्या कहेंगे? सुपर मून। यानी कि नजदीक रहेगा तो सुपर मून रहेगा। लेकिन कहेगा क्वेश्चन में कि एक माह में 2 पूर्णिमा होगा ना, और दूसरा पूर्णिमा को किस नाम से जाना जाएगा? ब्लू मून कहलाएगा। कहेगा क्वेश्चन में कि बौना ग्रह का उदाहरण कौन कौन है? तो यम है, सेरस है, चेरॉन है। यम है, सेरस है, चेरॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में जी कि क्षुद्र ग्रह दिखाई देता है। तो क्षुद्र ग्रह जो होता है ना, मंगल और बृहस्पति के बीच होता है। किसके बीच? मंगल और बृहस्पति के बीच होता है। और क्वेश्चन आपसे बोलेगा, क्वेश्चन क्षुद्र ग्रह तो है ना जो मंगल और बृहस्पति के बीच होता है। कहता है पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है तो उस दिन क्या कहा जाता है? तो अपसौर कहलाता है। अधिकतम दूरी रहेगा तो अपसौर कहलाता है। कब होता है? तो याद रखिएगा 4 जुलाई। और कहेगा कितना दूर हो जाता है? तो याद रखिएगा 15.21 करोड़ किलोमीटर हो जाता है। कहेगा पृथ्वी जब सूर्य के न्यूनतम दूरी पर होता है तो उसे क्या कहेंगे? तो उपसौर कहेंगे। क्या कहेंगे? उपसौर कहेंगे। और कब होता है? 3 जनवरी को। और कितना किलोमीटर नज़दीक हो जाता है? तो याद रखिएगा 14.70 करोड़ 14.70 करोड़ किलोमीटर हो जाता है। कम कहेगा क्वेश्चन में जी कि पृथ्वी का अक्षांशों की कुल संख्या कितना है? तो 181 है। कितना है? 181 है। 90 गो ऊपर 90 गो नीचे कितना हो जाएगा? और बीच में 181 हो जाएगा। कहेगा पृथ्वी के देशांतर की कुल संख्या कितना है? तो 360 है। कितना है? 360 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा जी कि किस तिथि को पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है? तो याद रखिएगा 21 मार्च और 23 सितंबर को बराबर होता है। कब होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को बराबर होता है। कहेगा क्वेश्चन में कि जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आता है तो उस स्थिति को क्या कहेंगे? कहेंगे कि सूर्य ग्रहण। और सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? अमावस्या के दिन होता है। कहेगा क्वेश्चन में कि जब सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आता है तो उस स्थिति को क्या कहेंगे? तो सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण कब होगा? अमावस्या के दिन। कहेगा कि जब सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आएगा, सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाएगा तो उस दिन क्या कहेंगे? चंद्र ग्रहण कहेंगे। और चंद्र ग्रहण किस दिन होता है? पूर्णिमा के। कहेगा क्वेश्चन में कि संपूर्ण विश्व को कितने जोन में बांटा है? तो याद रखिएगा 24 जोन में बांटा है। कितने जोन में? 24 जोन में बांटा है। कहेगा क्वेश्चन में कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कितना देशांतर? तो 180 डिग्री देशांतर। 180 डिग्री देशांतर। कहेगा क्वेश्चन में कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में 21 जून और दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर। लेकिन कहेगा क्वेश्चन में कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तो 21 जून और कहेगा दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन तो याद रखिएगा 22 दिसंबर। कब होता है? 22 दिसंबर। लेकिन यही उलट के बोल देगा कि उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन तो 21 जून हुआ, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में छोटा दिन तो याद रखिएगा 22 दिसंबर को हो जाएगा। और कहेगा दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन तो 22 दिसंबर और छोटा दिन कहेगा तो 21 जून में हो जाएगा। ये उल्टा हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा जी, क्वेश्चन बोलेगा सूर्य का व्यास कितना होता है? तो 13,92,000 किलोमीटर। क्वेश्चन बोलेगा सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर, यहाँ 52 दिया हुआ, 13,92,000 किलोमीटर होता है। हमको 92 लग रहा है, तो 13,92,000 किलोमीटर होता है। 92 कर लीजिएगा। कहेगा क्वेश्चन में कि सूर्य हमारी पृथ्वी से बड़ा है कितना? लगभग। तो याद रखिएगा सूर्य है ना जो हमारी पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना है। सूर्य है ना
हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। जबकि कहेगा क्वेश्चन में कि पृथ्वी को सूर्य ताप को जो मिलता है कितना भाग, तो 2 भाग मिलता है। याद रखिएगा 2 भाग पृथ्वी पर ताप मिलता है सूर्य का। कहेगा सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो याद रखिएगा 8 मिनट 16 सेकेंड लगता है। कितना? 8 मिनट 16 सेकेंड। जबकि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में याद रखिएगा 1.3 सेकेंड लगता है। कितना? 1.3 सेकेंड लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि पार्थिव ग्रह किसे कहेंगे, तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। देखिएगा याद रखिएगा इसे ये सूर्य है। क्या है? सूर्य है। और सूर्य से बढ़ते क्रम याद रखिएगा, तो सूर्य से बढ़ते क्रम में तो सूर्य के सबसे नजदीक में कौन होता है? बुध। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, फिर बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ये 8 ग्रह है। इसी तरह की इस तरीका से है। तो 4 गो जो ग्रह है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, इसको आंतरिक ग्रह कहते हैं। और इधर से बृहस्पति शनि अरुण वरुण, इसको बाह्य ग्रह कहते हैं। और यही मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह होता है। याद रखिएगा। तो याद रखिएगा पार्थिव ग्रह की संख्या यही शुरू में 4 ग्रह है। इसको बुध शुक्र पृथ्वी मंगल को पार्थिव ग्रह कहते हैं, इसको आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। याद रखिएगा। और उस साइड यानी कि बृहस्पति शनि अरुण वरुण हो जाएगा, उसको बाह्य ग्रह कहा जाता है। कहेगा पार्थिव ग्रह की संख्या कितना? 4। बाह्य ग्रह की संख्या कितना? 4। कहेगा सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध। कहेगा पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह, पृथ्वी के कह देगा तो शुक्र हो जाएगा। कहेगा पृथ्वी जो स्थित है किसके बीच है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच है। याद रखिएगा तो याद हो जाएगा वो। कहेगा पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन करने वाला ग्रह था, कौन था, तो याद रखिएगा पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन करने वाला ग्रह शुक्र और अरुण था। कौन था? शुक्र और अरुण था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा क्वेश्चन में कि वैसा ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। कहेगा सबसे छोटा और हल्का ग्रह कौन है, बुध है। कहेगा किस ग्रह का विशेषता उसकी चुंबकीय गुण का है, तो बुध का है। कहेगा गर्म ग्रह एवं चमकीला ग्रह शुक्र को कहा जाता है। कहेगा कौन सा ग्रह घनत्व और आकार में लगभग पृथ्वी के समान है, तो याद रखिएगा शुक्र है। कौन है? शुक्र है। कहेगा क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो बृहस्पति है। और बृहस्पति के अभी वर्तमान में संख्या बढ़ गया है, उपग्रह की संख्या बढ़ गया है बृहस्पति का। याद रखिएगा बृहस्पति की संख्या बढ़ गया है। बृहस्पति की संख्या अब बढ़ गया है। सबसे ज़्यादा अब बृहस्पति का हो गया। शनि का था ना 82, और तो अब बृहस्पति की संख्या बढ़ के 93 हो गया है। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा उपग्रह बृहस्पति का हो गया है। अब कहेगा क्वेश्चन में कि फोबोस और डिमोस यानी कि किसका उपग्रह है, तो मंगल का है। कहेगा क्वेश्चन में कि फोबोस और डिमोस किसका उपग्रह है, तो मंगल का। कहेगा सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है, तो निक्स ओलंपिया। कौन है? निक्स ओलंपिया। कहेगा कहाँ है, तो याद रखिएगा मंगल ग्रह पर है। निक्स ओलंपिया कहेगा कहाँ है, तो मंगल ग्रह पर। कहेगा क्वेश्चन में कि शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, तो टाइटन है। कहेगा सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन है, तो शनि है। याद रखिएगा। और सबसे अधिक घनत्व कहेगा तो किसका हो जाएगा, पृथ्वी का हो जाएगा। कहेगा अरुण ग्रह का खोज किसने किया था, विलियम हर्शेल 1781 में किया था। कहेगा लेटा हुआ ग्रह के नाम से किसने जाना जाता है, तो अरुण को ही जाना जाता है। वरुण ग्रह का खोज किसने किया था, जोहान्स गैले। कहेगा कब, 1846 में। कहेगा किस ग्रह के चारों ओर मीथेन के गैस एवं बादल छाया हुआ है, तो वरुण ग्रह के। कहेगा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है, तो चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। याद रखेगा। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है जी कि पृथ्वी से यानी कि क्वेश्चन पूछेगा कि सूर्य से पृथ्वी की कुल दूरी कितना है, तो याद रखिएगा 149.6 मिलियन किलोमीटर। यानी कि सूर्य से पृथ्वी की कुल दूरी कितना है, तो 149.6 मिलियन किलोमीटर है। कहेगा क्वेश्चन में कि पृथ्वी पर दिन और रात जो होते हैं किसके कारण, तो घूर्णन गति के कारण। किसके कारण, घूर्णन। याद रखिएगा घूर्णन गति कारण दिन रात होता है, जबकि ऋतु जो परिवर्तन होता है परिक्रमण गति। किसके कारण, परिक्रमण गति के कारण होता है। अब हम बात कर लेते हैं यूरोप महाद्वीप। कहेगा क्वेश्चन में जी कि प्रायद्वीपीय, कहेगा कि प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा यूरोप महाद्वीप को कहा जाता है। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप यूरोप महाद्वीप को कहा जाता है। कहेगा यूरोप के सबसे लंबी नदी कौन है, तो वोल्गा है। कहेगा फैशन के नगरी के रूप में फ्रांस को जाना जाता है, फ्रांस पेरिस को। कहेगा विश्व के अन्न के भंडार के रूप में किससे जाना जाता है, यूक्रेन को जाना जाता है।
कहेगा प्रसिद्ध ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है, जर्मनी में। ब्लैक फॉरेस्ट कहेगा कहाँ है, तो याद रखिएगा जर्मनी में है। कहेगा झीलों का देश किसे कहा जाता है, फिनलैंड। झीलों का देश फिनलैंड। कहेगा हाँ भारत का, कहेगा क्वेश्चन में यूरोप का भारत किसे कहा जाता है, इटली को कहा जाता है यूरोप का भारत। इस क्यों कहा जाता है, तो याद रखिएगा कृषि प्रधान देश होने के कारण कहा जाता है। कहेगा क्वेश्चन में फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से कौन अलग करेगा, तो इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल फ्रांस को इंग्लैंड से अलग करता है। कहेगा प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप के नाम से किसे जाना जाता है, स्विट्जरलैंड को जाना जाता है। कहेगा क्वेश्चन में इटली के गंगा कहा जाता है किस नदी को, तो पो नदी को। इटली के गंगा पो नदी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में जी काकेकस राज, काकेकस राज के रूप में जाना जाता है जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान को जाना जाता है काकेकस राज में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि विभिन्न देश एवं उसके बीच स्थित पर्वत। तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है क्वेश्चन में कि पिरेनीज पर्वत है कहाँ कहाँ, तो याद रखिएगा फ्रांस और स्पेन के मध्य है। पिरेनीज कहेगा तो फ्रांस और स्पेन के बीच है। लेकिन कहेगा अल्पस पर्वत कहाँ कहाँ है, तो फ्रांस और इटली के मध्य है। कहाँ कहाँ, फ्रांस और इटली के मध्य। कहेगा जूरा पर्वत किसके बीच है, तो फ्रांस और स्विट्जरलैंड के मध्य है। जूरा पर्वत फ्रांस और स्विट्जरलैंड के मध्य। कहेगा क्वेश्चन में कि बॉसेज, कहेगा क्वेश्चन में कि बॉसजेस पर्वत कहाँ है, तो फ्रांस और जर्मनी। बॉसजेस कहेगा तो फ्रांस और जर्मनी के मध्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिएगा, क्वेश्चन बोलेगा जी, क्वेश्चन बोलेगा जी, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका में क्वेश्चन बोलेगा अंटार्कटिका, क्वेश्चन पूछेगा जी, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि अंटार्कटिका में भारत का, यानी कि भारत ने अपना पहला शोध, यानी कि पहला शोध केंद्र जो स्थापित किया था उसका नाम क्या है, तो दक्षिणी गंगोत्री। कब स्थापित किया था, 1983 में। 1983 में जब भारत वर्ल्ड कप जीता था उस वर्ष, क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता था 1983 में ना, कपिल देव के समय में। तो याद रखिएगा अंटार्कटिका में भारत का पहला शोध केंद्र स्थापित कौन, तो याद रखिएगा दक्षिणी गंगोत्री। कब, 1983 में। कहेगा अंटार्कटिका में भारत ने अपना दूसरा शोध केंद्र स्थापित किया था कौन, उसका नाम मैत्री था। ये भी कहाँ किया था, अंटार्कटिका में किया था। एक दक्षिणी गंगोत्री और दूसरा क्या था, मैत्री। एक क्या था 1989 में, पहला क्या था 1983 में, दूसरा 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ, अब बात कर लेते हैं एशिया महाद्वीप। कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, तो एशिया महाद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, तो एशिया महाद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है, तो इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया। कहेगा विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है, तो अरब प्रायद्वीप। कहेगा एशिया और अफ्रीका को अलग करता है कौन, तो स्वेज नहर अलग करता है कौन, स्वेज नहर अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार है कौन, तो तिब्बत का पठार कौन है, तिब्बत का पठार है। कहेगा विश्व का सबसे बड़ा स्थलरूप देश कौन है, तो कजाकिस्तान है। कहेगा विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है, तो नील नदी है। कहेगा विश्व के सबसे गहरा सागरीय गर्त है, तो याद रखिएगा मेरियाना गर्त है। कौन है, मेरियाना गर्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है जी। कहेगा विश्व के गहरी झील कौन है, तो बैकाल झील है। गहरी झील बैकाल झील है जो रूस में है। कहेगा विश्व के सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। कहेगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा समानांतर है किसके, तो बेरिंग जल संधि के समानांतर है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसके समानांतर है, तो बेरिंग जल संधि। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेगा स्वर्णिम यानी कि स्वर्णिम, कहेगा स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत कौन आता है, तो म्यांमार, लाओस और थाईलैंड। म्यांमार, लाओस और थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका महाद्वीप। का यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है, यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है कौन, जिब्राल्टर जल संधि। कौन, जिब्राल्टर जल संधि। कहेगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन बोलेगा जी कि विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों किसको काटेगा, तो अफ्रीका महाद्वीप को तीनों काटेगा, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। कहेगा अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ी झील कौन है अफ्रीका में, तो विक्टोरिया झील है।
कहेगा बुशमैन पिग्मी जनजाति जो पाया जाता है कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका महाद्वीप में। बुशमैन पिग्मी अफ्रीका महाद्वीप में। कहेगा विश्व में सबसे बड़े हीरे के खान स्थित है कहाँ? तो किम्बरले जो दक्षिण अफ्रीका में हीरे के खान स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन आपसे बोलेगा जी कि स्टेनली जलप्रपात स्थित है, तो याद रखिएगा कांगो नदी पर। कहेगा विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है कहाँ? तो जाम्बेजी नदी पर। कहेगा हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से किसने जाना जाता है? तो इथोपिया, सोमालिया और जिबूती को हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से इथोपिया, सोमालिया और जिबूती को जाना जाता है। कहेगा क्वेश्चन में कि अंध महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? तो अफ्रीका को जाना जाता है। किसे? अफ्रीका को जाना जाता है। अब चलते हैं हम उत्तरी अमेरिका। कहेगा विश्व की नई दुनिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो उत्तरी अमेरिका को जाना जाता है। कहेगा विश्व के नई दुनिया के नाम से उत्तरी अमेरिका को। कहेगा नियाग्रा जलप्रपात स्थित है, तो यूएसए और कनाडा। कहाँ है? यूएसए और कनाडा के बीच है। कहेगा क्वेश्चन में सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है, तो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका। सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली एक यानी कि सिलिकॉन वैली विश्व में सिलिकॉन वैली यानी कि कैलिफोर्निया को कहा जाता है। यहाँ पर सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया को न कहा जाता है, यानी कि विश्व में सिलिकॉन वैली के रूप में कैलिफोर्निया को जाना जाता है, याद रखिएगा। भारत में सिलिकॉन वैली बंगलौर को, यहाँ पर कैलिफोर्निया हो जाएगा। कहेगा कि अंध महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? तो अफ्रीका को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क है। अब विश्व के सबसे बड़ी ताजे पानी का झील कौन है? सुपीरियर झील। सुपर है पानी, सुपीरियर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बात करते हैं कि प्रशांत महासागर के प्रमुख जलधाराएं। कह रहा है ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा। तो देखिएगा प्रशांत महासागर में कौन कौन ठंडी है? तो हमबोल्ट है जो प्रशांत महासागर के ठंडी, कैलिफोर्निया ठंडी है प्रशांत महासागर के, क्यूराइल ठंडी है प्रशांत महासागर के, उसके बाद अंटार्कटिका है ठंडी है प्रशांत महासागर के। और प्रशांत महासागर के गर्म कौन कौन है? तो याद रखिएगा क्यूरेशियो जलधारा गर्म है, अलास्का गर्म है, सुसीम गर्म है, एल नीनो गर्म ये प्रशांत महासागर का गर्म है। एल नीनो गर्म है, सुसीम गर्म है, अलास्का गर्म है, क्यूरेशियो गर्म है। ये प्रशांत महासागर का, ये प्रशांत महासागर का ठंडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि अटलांटिक महासागर की अब बात कर लेते हैं। अटलांटिक महासागर के प्रमुख जलधारे, तो अटलांटिक महासागर में ठंडी कौन कौन है? तो लेब्राडोर, बेंगुएला, कनारी और फॉकलैंड। कौन कौन है? लेब्राडोर, बेंगुएला, कनारी और फॉकलैंड। ये अटलांटिक महासागर का ठंडी है। और अटलांटिक महासागर के गर्म कौन का है? तो गल्फ स्ट्रीम गर्म, ब्राजील अटलांटिक महासागर में ब्राजील की धारा अटलांटिक महासागर के गर्म है। इरमिंजर के धारा ये भी गर्म है। उत्तरी विषुवतीय जलधाराएं ये भी गर्म है, लेकिन अटलांटिक महासागर का। अब हम बात कर लेते हैं प्रमुख जलडमरू मध्य। करा बेरिंग जल संधि किसको किसको? तो आर्कटिक एवं बेरिंग सागर, आर्कटिक एवं बेरिंग सागर। लेकिन यही क्वेश्चन बोलेगा कि बेरिंग जल संधि, तो यहाँ आर्कटिक नहीं रहेगा, तो याद रखिएगा क्वेश्चन तो डायरेक्ट याद रखिए बेरिंग जल संधि कहेगा ना तो आर्कटिक और बेरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन जिब्राल्टर कहेगा तो भूमध्य सागर और आर्कटिक यानी कि अटलांटिक। जिब्राल्टर कहेगा तो भूमध्य सागर और अटलांटिक। डोबर कहेगा तो उत्तरी सागर और अटलांटिक। डोबर था उत्तरी सागर अटलांटिक। मलक्का कहेगा तो जावा सागर और बंगाल के खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा क्वेश्चन में कि फ्लोरिडा तो मैक्सिको खाड़ी और अटलांटिक। फ्लोरिडा कहेगा तो मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक। पाक कहेगा पाक जलडमरू मध्य बंगाल के खाड़ी और अरब सागर। पाक कहेगा तो बंगाल के खाड़ी और अरब सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है मेडागास्कर द्वीप एवं डियागो गार्सिया द्वीप स्थित है, तो हिंद महासागर में है। कहेगा बारमूडा ट्रायंगल स्थित है कहाँ? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में। कहाँ? उत्तरी अटलांटिक महासागर में है बारमूडा ट्रायंगल, जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम बात कर लेते हैं कि एशिया के प्रमुख स्थल रुद्र देश कौन कौन है? लैंड लॉक कंट्री, यानी कि जिसकी सीमा जल से संबंध नहीं है। तो आर्मेनिया लैंड लॉक कंट्री है। सबसे बड़ा जो लैंड लॉक कंट्री है ना कजाकिस्तान है।
सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कजाकिस्तान है, दूसरा नंबर में मंगोलिया है। तो आर्मेनिया भी लैंडलॉक कंट्री है, उज्बेकिस्तान भी है, नेपाल भी है, अजरबैजान, अफगानिस्तान, भूटान, तजाकिस्तान भी है, मंगोलिया भी है, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, किर्गिस्तान है, लाओस है। इतना जो है यानी कि स्थल रुद्र देश है, स्थल रुद्र देश 12 देश है, एशिया में 12 स्थल रुद्र देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बात करते हैं यूरोप में स्थल रुद्र देश कौन कौन है। तो अंडोरा हो जाएगा, और अंडोरा की बात करेंगे ना तो IMF का 190वां देश यही था अंडोरा। अंडोरा स्थल रुद्र देश है। ऑस्ट्रिया है, मोल्डोवा है, मैसेडोनिया है, सब स्थल रुद्र देश है। उसके बाद लिचेस्टाइन है, उसके बाद चेक रिपब्लिक है, हंगरी है, सैन मेरिनो है, सब क्या है यानी कि स्थल रुद्र देश है। उसके बाद स्विट्जरलैंड है, बेलारूस है, सर्बिया है, वेटिकन सिटी है, स्थल रुद्र देश है। उसके बाद लग्जमबर्ग है, स्लोवानिया यानी कि स्लोवाकिया है, उसके बाद कोसोवो है, ये सब लैंडलॉक कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दक्षिण अफ्रीका के प्रमुख स्थल रुद्र। तो माली है यानी कि सेंट्रल रिपब्लिक है, बुरुंडी है, उसके बाद बोत्सवाना है, उसके बाद बुर्किना फासो है, उसके बाद साउथ सूडान है, उसके बाद युगांडा है, उसके बाद लेसोथो है, नाइजर है, इथोपिया है, जाम्बिया है, मालिया है, चाड है, रवांडा है, जिम्बाब्वे है। ये सब स्थल रुद्र अफ्रीका का है। उसके बाद बात करेंगे दक्षिण अमेरिका में, यानी कि दक्षिण अमेरिका में 2 देश हैं, यानी कि बोल्विया है और पराग्वे है। क्वेश्चन बोलेगा कि किस देश में एक भी लैंडलॉक यानी कि किस महादेश में एक भी लैंडलॉक कंट्री नहीं है, तो कमेंट कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात कर लेते हैं। कह रहा है भूमध्य रेखा पर स्थित प्रमुख देश। इंपॉर्टेंट है, भूमध्य रेखा पर स्थित, यहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछता है, तो याद रखिएगा। जैसे में हम ग्लोब पाड़ते हैं तो बीच से जो रेखा खिंचाता है यही तो विषुवत रेखा, इसी को भूमध्य रेखा कहते हैं। तो इस पर कौन कौन देश आएगा, तो इक्वाडोर आ जाएगा। कौन कौन आ जाएगा, इक्वाडोर आ जाएगा, साओ टोम और प्रिंसिपी आ जाएगा, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य आ जाएगा, सोमालिया आ जाएगा, किरिबाती आ जाएगा, उसके बाद कोलंबिया, गैबोन, युगांडा, मालदीव, ब्राजील, कांगो गणराज्य, केनिया और इथोपिया आ जाएगा। ये सभी देश कहाँ जाएगा, भूमध्य रेखा पर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो 13 देश आ जाएगा। भूमध्य रेखा पर जरूर याद रखेगा कि कितना देश आता है, तो 13 देश, भूमध्य रेखा पर 13 देश। भूमध्य रेखा पर बोलेगा तो 13 देश हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, जैसे में भूमध्य रेखा था 0 डिग्री, अक्षांश इसी को भूमध्य रेखा कहते हैं, इस पर 13 देश था। और ऊपर जाएंगे 23.5 डिग्री, तो ये हो जाता है कर्क रेखा। कर्क रेखा पर कितना देश है, कौन कौन है, जो हम बात करेंगे। कर्क रेखा पर कौन कौन देश है तो हम बात करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। कर्क रेखा पर, तो कर्क रेखा पर स्थित कौन कौन देश है, तो हवाई द्वीप है, अल्जीरिया है, भारत है, मैक्सिको है, चाड है, बांग्लादेश है, बहमास है, लीबिया है, म्यांमार है, माली है, सऊदी अरब है, चीन है, मौरितानिया है, मिस्र है, ओमान है, नाइजर है, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात है, ताइवान है। ये सब कर्क रेखा पर है। कहाँ पर है, कर्क रेखा। याद रखिएगा भूमध्य रेखा पर 13 देश था। कितना था, 13 था। और हो सकता है पूछेगा, क्वेश्चन हो सकता है पूछेगा कि यानी कि कर्क रेखा पर कितना है, तो कर्क रेखा पर कितना हो जाएगा, 18 देश हो जाएगा। कर्क रेखा पर 18 देश हो जाएगा, और 18 देश आप देख रहे हैं। और ध्यान दीजिएगा कर्क रेखा ध्यान दीजिएगा, ये तो हो गया विषुवत रेखा, जिसको आप भूमध्य रेखा कहते हैं। इस पर 13 देश, कर्क रेखा ऊपर है तो इस पर 18 देश, और नीचे में मकर रेखा है तो इस पर 12 देश आ है। यानी कि 12, 13 और 18 याद रखेगा, 12, 13, 18 और ये देश था। अब बात कर लेते हैं मकर रेखा। मकर रेखा क्या बात कर लेते हैं, तो मकर रेखा पर स्थित देश है तो चिली है, ब्राज़ील है, दक्षिण अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, अर्जेंटीना है, नामीबिया है, मोजाम्बिक है, टोंगा है, पराग्वे है, बोत्सवाना है, मेडागास्कर है और फ्रेंच पोलिनेशिया है। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है जी, क्वेश्चन पूछेगा कि यानी कि क्वेश्चन पूछेगा क्या कि भूमध्य रेखा पर कितना देश था, 13 देश, मकर रेखा पर कितना देश था, 12 देश, कर्क रेखा पर कितना देश, तो 18 देश है। याद रखेगा कर्क रेखा पर 18 देश है।
लेकिन कहेगा क्वेश्चन में कि मकर रेखा को 2 बार कौन नदी काटती है, तो याद रखिएगा माली, याद रखिएगा मकर रेखा और लिम्पोपो नदी हो जाएगा। मकर रेखा लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। कहेगा कर्क रेखा को 2 बार, तो याद रखिएगा कर्क रेखा को 2 बार, कहेगा कर्क रेखा को 2 बार कौन काटती है, तो कर्क रेखा को 2 बार माही नदी काटती है। कर्क रेखा को 2 बार माही नदी काटती है। कहेगा क्वेश्चन में कि विषुवत रेखा को 2 बार कौन काटती है, तो याद रखिएगा विको, यानी कि विषुवत रेखा को 2 बार विको, यानी कि विषुवत रेखा को 2 बार को करिएगा तो कांगो नदी हो जाएगा। इसी को जायरे नदी कहा जाता है। उसके बाद हम बात, हाँ यहाँ पर दिया हुआ है, कहेगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन आपसे बोलेगा जी कि कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो लिम्पोपो नदी हो जाएगा। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, तो कांगो नदी हो जाएगा। कहेगा कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो माही नदी हो जाएगा। जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। ठीक है।